क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो कमाल का आकर्षक, बुद्धिमान और सफल लगता हो, लेकिन आपके मन के किसी कोने से आवाज आती हो, इस पर भरोसा मत करना? यह वो अंतर्ज्ञान इंट्यूशन है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ आपका अंतर्ज्ञान नहीं है, बल्कि आपका दिमाग उस इंसान के चेहरे से निकलने वाले अति सूक्ष्म संकेतों को पढ़ रहा है, तो आज हम इस रहस्य को पूरी तरह से खोलेंगे। हम सामान्य मनोविज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम सीधे प्रोफाइलिंग की दुनिया में उतरेंगे। यह वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल जासूसी संस्थाएं किसी भी व्यक्ति का तुरंत आकलन करने के लिए करती हैं। मैं आपको चेहरे की वो गुप्त भाषा दिखाऊंगा जिसे नार्सिसिस्ट लाख कोशिश के बावजूद छुपा नहीं सकते। तैयार हो जाइए। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एकदम नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। और मुख्य सवाल यह है, क्या आपने अपने आसपास किसी में ये संकेत देखे हैं? इससे पहले कि हम खास तकनीकों की बात करें, यह समझते हैं कि आम तरीकों से नार्सिसिस्ट को पहचानना इतना मुश्किल क्यों है। नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिर्फ बढ़ी हुई आत्म प्रशंसा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। यह असल में अंदरूनी खालीपन को छिपाने के लिए बनाया गया एक जटिल सुरक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म है। इस खालीपन को छुपाने के लिए नार्सिसिस्ट अपना एक आदर्श रूप बनाता है, जिसे झूठा आत्मा, फॉल्स सेल्फ कहा जाता है। यही छवि वह दुनिया के सामने पेश करता है। वह आकर्षक, दयालु या हमदर्दी दिखाने वाला हो सकता है, लेकिन यह सब महज एक नक्काब है, एक अकेले कलाकार का नाटक। समस्या यह है कि वे इस खेल में बेहद माहिर होते हैं। वे सालों तक इस हुनर को निखारते हैं। लेकिन एक चीज है जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। यह है चेहरे की मांसपेशियों की अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं, जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस, सूक्ष्म हाव भाव कहा जाता है। ये प्रतिक्रियाएं एक सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से के लिए दिखती हैं, और ये व्यक्ति की असली छिपी हुई भावनाओं को जाहिर कर देती है। जासूसी संस्थाओं के प्रोफाइलर्स इन्हीं माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका तरीका अंदाजों पर नहीं, बल्कि न्यूरोबायोलॉजी और भावनाओं के मनोविज्ञान में दशकों के शोध पर आधारित है। इसलिए लोकप्रिय और सतही लेखों को एक तरफ रखिए और नकाब के पीछे छिपी हुई सच्चाई में एक गहरे गोते लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए एक मूलभूत अवधारणा से शुरुआत करते हैं, जिसे सामान्य होने का नकाब, मास्क और एबनॉर्मलिटी कहा जाता है। यह महज एक रूपक मेटाफोर नहीं है। ये एक ऐसी पहचान है जिसे आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, समाज के सामने बहुत सोच समझकर प्रदर्शित करता है। यह नकाब कई रूप ले सकता है। एक सफल व्यवसायी, एक परवाह करने वाला पारिवारिक सदस्य, एक आध्यात्मिक गुरु, या फिर परिस्थितियों का शिकार। इस नकाब का उद्देश्य स्पष्ट है, नार्सिसिस्टिक सप्लाई हासिल करना, यानी तारीफ, ध्यान, सहानुभूति और यहां तक कि डर भी। इस बाहरी दिखावे को बनाए रखने में आत्ममुग्ध व्यक्ति को अथाह ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वह लोगों की प्रतिक्रियाओं को पढ़ता है, समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहार की नकल करता है और सही शब्द बोलने व सही भावनाएं व्यक्त करने का अभ्यास करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे अभिनेता की जो कभी अपनी भूमिका से बाहर नहीं निकलता। वह अपने किरदार में इतना घुल मिल जाता है कि खुद उसकी हकीकत पर विश्वास करने लगता है। यही कारण है कि पहली मुलाकात में ये लोग अक्सर अत्यंत सकारात्मक और प्रभावशाली छाप छोड़ते हैं। वे आपको अपने आकर्षण, तारीफों और अपनी असाधारणता के प्रदर्शन से मानो बौछार कर देते हैं। इस चरण को लव बॉम्बिंग कहा जाता है। एक पर्यवेक्षक के रूप में आपका काम इस मोह में न पड़ना है, बल्कि विसंगतियों की तलाश करना है। इस नकाब में दरारें ढूंढनी है। सबसे पहली और सबसे सूक्ष्म दरारें हमेशा चेहरे पर दिखाई देती है। यह उस समय सामने आती है जब आत्ममुग्ध व्यक्ति एक सेकंड के अंश के लिए नियंत्रण खो देता है, जैसे जब वह ध्यान का केंद्र नहीं होता, या जब वह कुछ ऐसा सुनता है जो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी महानता पर सवाल खड़ा करता हो। कल्पना कीजिए आप किसी महफिल में एक मजेदार कहानी सुना रहे हैं
और सब हंस रहे हैं। ऐसे में उस आत्ममुग्ध व्यक्ति को देखें। यदि वह केंद्र बिंदु नहीं है, तो उसकी मुस्कान पल भर के लिए गायब हो सकती है। उसकी जगह ऊब या हल्के चिड़चिड़ेपन का भाव आ सकता है, इससे पहले कि वह तुरंत सबके साथ खुश होने का नकाब फिर से ओढ़ ले। यही पहला संकेत है। सामान्य होने का यह नकाब उसका मुख्य हथियार है, और हमारा काम है इस प्रोग्राम में आने वाली इन सूक्ष्म त्रुटियों को पहचानते हुए यह देखना कि इसके पीछे क्या छिपा है। अब हम बात करेंगे हमारे मुख्य हथियार यानी माइक्रो एक्सप्रेशंस की। ये आखिर क्या होते हैं? 20वीं सदी के मध्य में मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन ने यह खोजा कि मनुष्य की मूलभूत भावनाएं खुशी, गुस्सा, आश्चर्य, डर, घृणा, तिरस्कार और दुख पूरी दुनिया में हर संस्कृति और परवरिश के लोगों के चेहरे पर एक ही तरह से व्यक्त होती है। यह एक जन्मजात तंत्र है, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि जब कोई व्यक्ति अपनी असली भावनाओं को छिपाने या दबाने की कोशिश करता है, तब भी वह भावना चेहरे पर बहुत थोड़े समय के लिए, लगभग 1 सेकंड के 25वें हिस्से से लेकर 5वें हिस्से तक फूट पड़ती है। इसी को हम सूक्ष्म अभिव्यक्ति माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। एक सामान्य अप्रशिक्षित आंख इसे शायद ही पकड़ पाती है, लेकिन हमारा दिमाग इसे अवचेतन सबकॉन्शियस स्तर पर भाप लेता है। इसीलिए हमें वह एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट्स लोग भावनाओं को दबाने और उनकी नकल करने के उस्ताद होते हैं। वे सहानुभूति दिखा सकते हैं, जबकि अंदर ही अंदर उन्हें दूसरे की हार पर खुशी महसूस हो रही होती है। या वे शांति का प्रदर्शन करते हैं जब उनके अंदर गुस्सा उबल रहा होता है। लेकिन वे अपने लिम्बिक सिस्टम यानी मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। इसलिए जब कोई आत्ममुग्ध व्यक्ति अपनी आलोचना सुनता है, तो वह मुस्कुराकर कह सकता है, आपके विचार के लिए धन्यवाद, मैं इस पर सोचूंगा। लेकिन उसी क्षण उसके चेहरे पर पल भर के लिए गुस्से की सूक्ष्म अभिव्यक्ति कौंध जाएगी, जैसे सिकुड़ी हुई भौहें या दबे हुए होंठ। या जब वह किसी दूसरे की सफलता देखता है, तो भले ही वह उसे बधाई दे, पर उसके चेहरे पर तिरस्कार या ईर्ष्या का सूक्ष्म भाव झलक जाएगा। इसे आप टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाले इंटरफेरेंस या गड़बड़ी की तरह देखें। एकदम सही दिखने वाली तस्वीर पल भर के लिए विकृत हो जाती है और हमें दिखा देती है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। दुनिया भर की गुप्तचर एजेंसियां अपने कर्मचारियों को इन क्षणभंगुर संकेतों को पहचानने और सही ढंग से समझने के लिए सैकड़ों घंटे का प्रशिक्षण देती है। आपको उस स्तर की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह जानने की जरूरत है कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है। हम सीखेंगे कि उस प्रसारण में आने वाली इन गड़बड़ियों को कैसे पकड़ा जाए जो आत्ममुग्ध व्यक्ति चला रहा होता है, क्योंकि यही गड़बड़ियां उसकी असली पहचान का राज है। किसी भी विसंगति को खोजने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामान्य क्या है। प्रोफाइलिंग के इस सुनहरे नियम को व्यवहार की आधारभूत रेखा स्थापित करना, स्टैब्लिशिंग द बिहेवियरल बेसलाइन, कहा जाता है। हर इंसान के पास फेशियल एक्सप्रेशन, बोलने की गति, हाव भाव और देखने का एक अपना अलग तरीका होता है। कोई अक्सर मुस्कुराता है तो कोई हमेशा गंभीर दिखता है, कोई तेजी से पलकें झपकाता है तो कोई कम। यह सब उस व्यक्ति की बेसलाइन होती है। इस व्यक्तिगत सामान्य व्यवहार को समझे बिना कोई भी अवलोकन व्यर्थ है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा ही अपने होंठ दबाकर रखता है, तो यह उसकी आदत हो सकती है, न कि छिपे हुए गुस्से का संकेत। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पर शांत और सहज रहता है, वह अचानक किसी खास सवाल के जवाब में होंठ दबाना शुरू कर दे, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह बेसलाइन से भटकाव है। इसे कैसे स्थापित करें? बस व्यक्ति को तटस्थ, शांत माहौल में देखें। जब वह सामान्य विषयों पर बात कर रहा हो, अपने शौक या मौसम के बारे में बता रहा हो, ध्यान दें वह कितनी बार मुस्कुराता है, उसकी मुस्कान कैसी है, सम्मित या टेढ़ी। बोलते समय उसकी आंखें कैसे चलती हैं, क्या उसकी माथा सिकोड़ने या भौहें उठाने की आदत है।
यही आपका शुरुआती बिंदु है। जब नार्सिसिस्ट शांत अवस्था में होते हैं और उन्हें पर्याप्त ध्यान मिल रहा होता है, तो वे अक्सर बहुत खुली और आकर्षक बेसलाइन दिखाते हैं। वे खूब मुस्कुराते हैं, आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं और सक्रिय रूप से सिर हिलाते हैं। उनका लक्ष्य आपको मंत्रमुग्ध करना होता है। इस छवि को याद रखें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खुलासे तब होंगे जब स्थिति बदल जाएगी। जब आप कोई असहज सवाल पूछेंगे, जब कोई और व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बनेगा, या जब आप किसी और की सफलता का जिक्र करेंगे। इन्हीं क्षणों में उसके मौजूदा चेहरे के हाव-भाव की तुलना उस बेसलाइन से करें जिसे आपने नोट किया था। कल्पना कीजिए कि आप एक वैज्ञानिक हैं जो उपकरणों की रीडिंग देख रहे हैं। पहले आप सामान्य रीडिंग नोट करते हैं, फिर आप एक उत्प्रेरक डालते हैं और देखते हैं कि रीडिंग कैसे बदलती है। सामान्य से कोई भी अचानक और क्षणिक भटकाव, यही वह चीज है जिसका हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा संकेत है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। एक नए प्रोफाइलर के लिए सबसे बड़ी गलती का खतरा यह होता है कि वह किसी भी संकेत या इशारे को उसके पूरे संदर्भ कॉन्टेक्स्ट से काटकर देखता है। मान लीजिए, आपने देखा कि किसी व्यक्ति ने एक पल के लिए होंठ थोड़ा टेढ़ा किया और आप फौरन निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसको तो घृणा है, यह जरूर अहंकारी नार्सिसिस्ट होगा। यह एक बहुत बड़ी भूल है। संदर्भ ही सबसे महत्वपूर्ण है। चेहरे की किसी भी सूक्ष्म अभिव्यक्ति, किसी भी हाव भाव या भाव भंगिमा में आए बदलाव का मूल्यांकन तभी किया जाना चाहिए जब आप उसे उस पल की परिस्थितियों से जोड़कर देखें। एक सेकंड पहले क्या कहा गया, किसने कहा, बातचीत का माहौल कैसा था। उदाहरण के लिए, घृणा की सूक्ष्म अभिव्यक्ति यानी होंठ का एक कोना असम्मित रूप से ऊपर उठाना सच में श्रेष्ठता के भाव को दर्शा सकता है, लेकिन यह महज किसी अप्रिय गंध की प्रतिक्रिया भी हो सकती है जिसे उस व्यक्ति ने अभी अभी महसूस किया हो। डर की सूक्ष्म अभिव्यक्ति जैसे भौहें ऊपर उठाना, आंखें चौड़ी करना, आपके किसी छुपे हुए खतरे की प्रतिक्रिया हो सकती है, या शायद खिड़की के बाहर अचानक आई किसी तेज आवाज की प्रतिक्रिया। अहंकारी लोग संदर्भ में हेरफेर करने में खास तौर पर माहिर होते हैं। वे पहले आपको उकसाएंगे और जब आप प्रतिक्रिया देंगे तो वे अपने चेहरे पर हैरानी और आहत होने का भाव लाएंगे और आपको ही झगड़ालू साबित कर देंगे। इसलिए आपका काम है कि आप पूरी तस्वीर को देखें और अधिकतम निष्पक्ष रहे। खुद से सवाल पूछिए, इस प्रतिक्रिया को किस चीज ने जन्म दिया? क्या यह प्रतिक्रिया उस उत्तेजना के अनुपात में थी? उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी व्यक्ति को एक छोटी सी और मासूम टिप्पणी की, लेकिन उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए असली गुस्सा झलक गया, यह एक असंगत प्रतिक्रिया है। यह इस बात का संकेत है कि आपने किसी बहुत ही दर्दनाक चीज को छू लिया है और ज्यादातर संभावना है कि वह उसका नाजुक अहंकार, फ्रेजाइल ईगो है। एक जासूस की कल्पना कीजिए जो अपराध स्थल पर है। वह केवल एक सुराग के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालता। वह सभी तथ्य एकत्र करता है, उंगलियों के निशान, गवाहों के बयान, मकसद, और उसके बाद ही एक समग्र तस्वीर बनाता है। आपके सामने वाले व्यक्ति का चेहरा भी एक ऐसा ही अपराध स्थल है। निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी न करें, सबूत इकट्ठा करें, संदर्भ का विश्लेषण करें, और तभी आप सत्य के करीब पहुंच पाएंगे, न कि अपने मन गढ़ंत विचारों के। चलो, अब बात करते हैं तकनीक की। आप किसी व्यक्ति को ऐसे कैसे देख सकते हैं कि उसे जरा भी शक न हो और वह सावधान होकर खुद को समेट न ले? सीधा, घूरने वाला और परखने वाला अंदाज, यह सबसे बुरी चीज है जो आप कर सकते हैं। लोग, खासकर नार्सिसिस्ट, जो मूल्यांकन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, वे इसे तुरंत भांप लेंगे। नतीजतन वे या तो अपने नकाब को और मजबूत कर लेंगे या फिर आपको अजीब व्यवहार करने का आरोप लगाएंगे। गुप्तचर एजेंसियां, इंटेलिजेंस सर्विसेज, एक खास तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसे सॉफ्ट फोकस या पेरिफेरल स्कैनिंग कहा जाता है। इसमें आप सीधे अपने साथी की आंखों में नहीं देखते, बल्कि जैसे उसके आर पार देखते हैं,
या उसके चेहरे के आसपास के क्षेत्र में देखते हैं। आपका मुख्य फोकस नाक के ऊपर, ब्रिज ऑफ द नोज, कान की लोब या शायद उसके पीछे रखी किसी चीज पर हो सकता है। इस दौरान आप अपनी पेरिफेरल विजन, बाहरी दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं। इसका उद्देश्य चेहरे के हाव भाव में होने वाले सामान्य बदलावों को पकड़ना है, जैसे भौहों का हिलना, होठों के आकार में बदलाव या गालों स्कल में तनाव। आप हर छोटी सी झुर्री को देखने की कोशिश नहीं करते। आप बस चेहरे के नक्शे में हुए सामान्य बदलाव को दर्ज करते हैं। यह तरीका आपको रिलैक्स और स्वाभाविक रहने देता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि उसे स्कैन किया जा रहा है या उसकी पूछताछ हो रही है। एक और असरदार तरीका है तब अवलोकन करना, जब आप बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई तीसरा व्यक्ति बात कर रहा हो या जब आपका साथी फोन कॉल पर ध्यान दे रहा हो। इन पलों में व्यक्ति अपना नियंत्रण ढीला करता है और उसका असली चेहरा सामने आ सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नेचर फोटोग्राफर हैं जो किसी दुर्लभ जानवर की तस्वीर लेना चाहते हैं। आप उस पर कैमरा ताने हुए तो नहीं दौड़ेंगे। आप छिप जाएंगे, धैर्य से इंतजार करेंगे और जानवर के लिए सबसे अप्रत्याशित क्षण में तस्वीर लेंगे। यहां भी यही सिद्धांत लागू होता है। आपका काम है एक अदृश्य, शांत दर्शक बनना। सॉफ्ट फोकस का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कैफे में या खबरें देखते समय। लोगों के चेहरों पर होने वाले क्षणिक बदलावों को नोटिस करने के लिए अपनी पेरिफेरल विजन को प्रशिक्षित कीजिए। समय के साथ यह आपकी आदत बन जाएगी और आप बिना सोचे समझे यह अपने आप करने लगेंगे। यही है आपके व्यक्तिगत झूठ पकड़ने वाले डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर को कैलिब्रेट करने का तरीका। तो चलिए अब कुछ खास लक्षणों की तरफ बढ़ते हैं और इसकी शुरुआत हम आंखों से करेंगे। कहते हैं आंखें आत्मा का आईना होती है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट के मामले में यह शिकार करने वाले शिकारी का पेरिस्कोप ज्यादा होती है। इसका एक सबसे बड़ा और खास संकेत है वह शिकारी या आकलन करने वाली नजर। यह सिर्फ सीधे आंख मिलाना नहीं है, यह एक तीव्र, केंद्रित और लगभग स्थिर घूरना होता है जो ऐसा महसूस कराता है जैसे आपको स्कैन किया जा रहा है, आपका विश्लेषण हो रहा है, आपको हर तरह से तौला जा रहा है। इस पल नार्सिसिस्ट आपसे भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वह आपको एक वस्तु, ऑब्जेक्ट के रूप में आंकता है। आप उसे क्या दे सकते हैं? आप उसके लिए कितने उपयोगी हैं? क्या आपका इस्तेमाल किया जा सकता है या क्या आप उसके लिए खतरा बन सकते हैं? इस नजर में अक्सर गर्माहट और सहानुभूति की कमी होती है। यह ठंडी और भेदी होती है। जानवरों की दुनिया में शिकारी भी हमले से पहले अपने शिकार को इसी तरह देखते हैं। वे पलक नहीं झपकाते, उनकी पुतलियां केंद्रित होती है। यह नजर खास तौर पर तब दिखाई देती है जब आप उनसे पहली बार मिल रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट आपको स्कैन करता है और जानकारी जुटाता है। वो भले ही आपको एक मनमोहक मुस्कान और तारीफों से नवाजे, लेकिन उसकी आंखें उसके असली इरादों को उजागर कर देंगी। यह सामने वाले के मन में अजीब सी बेचैनी और घबराहट पैदा करता है। आपको लग सकता है कि यह इंसान बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है या आपकी निजी सीमाओं को लांघ रहा है। इस भावना पर भरोसा रखें। एक और समय जब यह नजर सामने आती है, वो तब है जब नार्सिसिस्ट आपको दबाना चाहता है, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। किसी बहस या टकराव में वह इस सीधी, न झपकने वाली नजर का इस्तेमाल करेगा ताकि आप असहज महसूस करें और अपनी नजरें सबसे पहले हटा लें। यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक क्लासिक तरीका है। एक फिल्मी सीन की कल्पना कीजिए जहां एक अनुभवी वार्ताकार, निगोशिएटर, किसी आतंकवादी को देखता है। उसकी नजर में डर या नफरत नहीं होती, सिर्फ ठंडा विश्लेषण और आकलन होता है। नार्सिसिस्ट की आंखों में भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। यह एक साथी की नजर नहीं है, बल्कि एक ऑपरेटर की है जो पूरे सिस्टम का अध्ययन कर रहा हो। हम सभी मुस्कान को पहचानना जानते हैं, लेकिन क्या सभी मुस्कानें एक जैसी होती हैं?
बिल्कुल नहीं। एक सच्ची अंदरूनी खुशी वाली मुस्कान और एक दिखावटी सामाजिक मुस्कान के बीच एक मूलभूत अंतर है। 19वीं सदी के फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट गुइलामे डिशॉन गियोम दुशेन ने पता लगाया कि जब कोई व्यक्ति दिल से मुस्कुराता है तो सिर्फ गालों की वो बड़ी मांसपेशियां ही नहीं सिकुड़ती जो होंठों के कोनों को ऊपर खींचती है, बल्कि आंखों के चारों ओर की मांसपेशियां भी सिकुड़ती है। आंखों के कोनों पर इन मांसपेशियों के सिकुड़ने से ही वो खास क्रॉस फीट या डिशॉन रिंकल्स डुचेन रिंकल्स बनती है। आंखें भी मानो मुस्कुराने लगती है, वे थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और उनमें एक गर्मजोशी भरी चमक आ जाती है। ऐसी मुस्कान को जबरदस्ती या आदेश पर लाना लगभग नामुमकिन है। अब नजर डालते हैं एक नार्सिसिस्ट पर। वह अक्सर मुस्कुराता है, चौड़ी और पहली नजर में बहुत दोस्ताना मुस्कान। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस मुस्कान में उसकी आंखें शामिल नहीं है। होंठों के कोने ऊपर उठे होते हैं, दांत दिख सकते हैं, लेकिन आंखों के आसपास का हिस्सा स्थिर यानी जमा हुआ फ्रोजन रहता है। उनकी नजर ठंडी और आकलन करने वाली बनी रहती है। इसे तथाकथित पैन एम स्माइल कहा जाता है, जिसका नाम एयरलाइन की उन एयर होस्टेस के नाम पर पड़ा जिन्हें यात्रियों के लिए लगातार मुस्कुराते रहना पड़ता था। यह एक यांत्रिक मैकेनिकल मुस्कान है जो बल्ब की तरह ऑन और ऑफ हो जाती है। यह आंतरिक भावनाओं को नहीं दर्शाती, बल्कि यह एक उपकरण के रूप में काम करती है, लोगों को मोहने के लिए, उन्हें निहत्था डिसार्म करने के लिए या अपनी असल भावनाओं को छिपाने के लिए। कल्पना कीजिए एक साइंस फिक्शन फिल्म के रोबोट एंड्रॉइड का चेहरा जो इंसानी भावनाओं की नकल करने की कोशिश कर रहा है। वह होंठों की गति को तो पूरी तरह दोहराता है, लेकिन उसकी आंखें बेजान रहती हैं। मुंह और आंखों के बीच तालमेल की कमी, डिसोनेंस का यह एहसास या बेमेलपन ही गैर ईमानदारी का सबसे विश्वसनीय संकेत है। जब आप ऐसी मुस्कान देखें तो समझ जाइए, आपके सामने कोई जीती जागती भावना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ उसका एक दिखावा, सिमुलेशन है। वह व्यक्ति आपसे खुश नहीं हो रहा है, बल्कि वह एक सामाजिक भूमिका, सोशल प्रोग्राम निभा रहा है। खुद से यह सवाल पूछिए, वह ऐसा क्यों कर रहा है? इस आदर्श मगर बेजान मुस्कान के पीछे वो क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? किसी महफिल में या दोस्तों के बीच एक नार्सिसिस्ट कैसे व्यवहार करता है, इस पर गौर कीजिए। उसकी नजर कहां होती है? एक सामान्य व्यक्ति जब किसी समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन में होता है तो वह बारी बारी से बोलने वाले और अन्य लोगों को देखता है ताकि बातचीत का माहौल बना रहे। लेकिन नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं करता। उसकी नजर लगातार, लेकिन बहुत तेजी से और लगभग अनजाने में पूरे कमरे को स्कैन करती रहती है। वह एक रडार की तरह होता है जो अपने लिए लक्ष्य ढूंढ रहा हो। वह क्या तलाश रहा होता है? वह अपने प्रति लोगों की प्रतिक्रिया ढूंढ रहा होता है। वह देखता है कि कौन उसे देख रहा है, कौन उसकी तारीफ कर रहा है, कौन उसे आंखें फाड़कर सुन रहा है, कौन उससे प्रभावित दिख रहा है। इसे ही नार्सिसिस्टिक सप्लाई या नार्सिसिस्टिक संसाधन की तलाश कहते हैं। दूसरों का ध्यान उसके लिए ऑक्सीजन की तरह होता है, वह इसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए भले ही वह आपको सुनने का नाटक कर रहा हो, उसकी अगल बगल की नजर, पेरिफेरल विजन, सक्रिय रूप से काम कर रही होती है। वह ट्रैक करता है कि कहीं ग्रुप का ध्यान किसी और पर तो नहीं चला गया। वह अपने नाटक के लिए नए दर्शक तलाशता रहता है। यह तब साफ दिखता है जब बातचीत में थोड़ी देर के लिए रुकावट आती है और उसकी आंखें झट से दूसरों की ओर भागती है। कल्पना कीजिए, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता है। वह एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें पूरे हॉल में घूमती रहती है, दूसरों की प्रतिक्रिया को भांपती रहती है। नार्सिसिस्ट का व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही होता है। यह व्यवहार और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है जब महफिल में कोई ज्यादा आकर्षक या दिलचस्प व्यक्ति आ जाता है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। नार्सिसिस्ट बाहर से तो शांत दिख सकता है, लेकिन उसकी नजरें ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगी
और स्कैनिंग की गति बढ़ जाएगी। वह तुरंत ब्रह्मांड के केंद्र, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स का अपना दर्जा वापस पाने का तरीका ढूंढने लगता है। यह महज जिज्ञासा या सामाजिक जुड़ाव, सोशल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह अपनी अहमियत साबित करने की एक भूखी तलाश है। उसके लिए दूसरे लोग व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे केवल आईने, मिरर्स होते हैं, जिनमें उसे अपना शानदार अक्स, रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। और अगर वह आईना दूसरी दिशा में घूम जाता है तो उसे घबराहट होती है और वह बेचैन होने लगता है। इस रडार को देखकर आप उस व्यक्ति की असली प्रेरणा, ट्रू मोटिवेशन को समझ सकते हैं। यह संवाद नहीं, बल्कि दूसरों की कीमत पर खुद को सही साबित करना है। यह संकेत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसकी जड़ें हमारी शारीरिक क्रियाओं में है। हमारी पुतलियां सिर्फ रोशनी पर ही प्रतिक्रिया नहीं करती। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें पसंद है, जो हमें उत्तेजित करती है या आकर्षित करती है, तो ये फैल जाती है, यानी बड्डी हो जाती है। यह हमारी अनैच्छिक या स्वचालित तंत्रिका प्रणाली, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया है, जिसे जानबूझकर नियंत्रित करना असंभव है। तो फिर एक नार्सिसिस्ट के लिए सबसे शक्तिशाली नशा क्या है? प्रशंसा, चापलूसी, उसकी असाधारणता को स्वीकार करना। जब एक नार्सिसिस्ट को इस संसाधन की खुराक मिलती है, तो उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है, और इस प्रतिक्रिया का एक संकेत है, पुतलियों का थोड़े समय के लिए, लेकिन स्पष्ट रूप से फैल जाना। इसे नोटिस करने के लिए, जाहिर है, आपको पर्याप्त नजदीक होना होगा और अच्छी रोशनी चाहिए। लेकिन अगर आपको मौका मिले, तो एक प्रयोग करके देखिए। उस नार्सिसिस्ट को उसके दिमाग, उसकी शक्ल या उसके हुनर की ईमानदारी से, या भले ही थोड़ी बनावटी, तारीफ कीजिए। ऐसी किसी चीज की जो उसके भव्य अहंकार, ग्रैंडियोस सेल्फ का आधार हो। यह बात उसकी आंखों में देखकर कहिए, और अपनी बात खत्म होने के बाद शुरुआती 1-2 सेकंड तक उसकी पुतलियों को ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं कि वे एक पल के लिए चौड़ी हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी बिल्ली को उसका पसंदीदा खाना दिखा रहे हो। यह खुशी का शुद्ध, बेदाग शारीरिक विज्ञान है। एक ऐसे डिटेक्टर की कल्पना कीजिए जो सही पदार्थ मिलते ही लाल बत्ती जला देता है। नार्सिसिस्ट की पुतलियां भी उसी तरह का एक डिटेक्टर है जो प्रशंसा पर प्रतिक्रिया देती है। इसके विपरीत, जब उसकी आलोचना की जाती है या उसे नजरअंदाज किया जाता है, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ सकती है और उसकी नजर सख्त और चुभने वाली हो जाती है। ये छोटी सी बात भले ही महत्वहीन लगे, लेकिन यह बहुत कुछ बताती है। यह दिखाता है कि इस व्यक्ति के लिए आपकी स्वीकृति महज एक अच्छा बोनस नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जरूरी आवश्यकता है, जिस पर उसका शरीर सबसे बुनियादी पशुवत स्तर पर प्रतिक्रिया करता है। यह सहानुभूति, एम्पैथी या आभार, धन्यवाद के बारे में नहीं है। यह बस अपनी खुराक हासिल करने के बारे में है। इस प्रतिक्रिया का अवलोकन आपको घंटों की बातचीत से भी अधिक जानकारी दे सकता है। यह सबसे ज्यादा डरावना और भेद खोलने वाला संकेत है। कई बार ऐसा होता है जब नार्सिसिस्ट का नकाब पूरी तरह उतर जाता है। ऐसा तब होता है जब आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, यह सोचता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, या जब वह अपनी हीन भावना या ईर्ष्या में इतना खो जाता है कि चेहरे की अभिव्यक्ति पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। उन पलों में उसके चेहरे पर एकदम खाली, बेजान और मृत, डेड भाव आ जाता है। आंखों की चमक और ध्यान, फोकस पूरी तरह खत्म हो जाता है। वे कहीं नहीं देख रही होती। चेहरे की वो सारी मांसपेशियां जो पहले भावनाओं को दिखाने में व्यस्त थी, पूरी तरह ढीली पड़ जाती है, और आप वह देखते हैं जो मुखौटे के पीछे छिपा है, एक गहरी, डरावनी शून्यता। यह उस व्यक्ति की नजर है जिसका कोई स्व नहीं है, कोई आंतरिक आधार नहीं है और कोई वास्तविक भावनाएं नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पल भर के लिए गुड़िया में से जान निकाल ली गई हो। यह भाव अक्सर तब देखा जाता है जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि वह अकेला है, या जब बातचीत किसी ऐसे विषय पर हो रही हो जो उसे छूता भी न हो और न ही उसे चमकने का मौका दे। वह मानो वास्तविकता से कट जाता है
और अपने आंतरिक दुनिया में खो जाता है। यदि आप अचानक उस पल में उससे बात करें, तो आप देखेंगे कि वह चौंक उठेगा और नकाब तुरंत वापस अपनी जगह आ जाएगा। आंखें फोकस करेंगी और चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान या दिलचस्पी का भाव आ जाएगा। अवस्थाओं का यह तेजी से बदलना पूरी तरह अलगाव से लेकर सक्रिय सामाजिक नाटक तक उसकी एक बहुत विशिष्ट विशेषता है। टीवी स्क्रीन की कल्पना कीजिए जो एक रंगीन तस्वीर दिखा रहा था और अचानक एक सेकंड के लिए सिग्नल चला जाए और आप केवल ग्रे नॉइज देखें। नार्सिसिस्ट के चेहरे पर यही ग्रे नॉइज उसकी वास्तविक स्थिति की झलक है। जो लोग नार्सिसिस्ट के साथ रहे हैं वे अक्सर इस नजर का वर्णन करते हुए कहते हैं, उस पल में मैंने एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति की आंखों में देखा। यह रूह कंपा देने वाला अनुभव है क्योंकि आप समझते हैं कि वह सारा आकर्षण और स्नेह जो वह दिखा रहा था वह केवल एक भ्रम था। यह नजर इस बात का सीधा सबूत है कि आपके सामने कोई संपूर्ण व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह सिर्फ नकाबों का एक संग्रह है जिसके पीछे कुछ भी नहीं है। अब हम मुंह के हिस्से की तरफ चलते हैं। नार्सिसिज्म का सबसे सटीक और सबसे ज्यादा दिखने वाला लक्षण है तिरस्कार का सूक्ष्म भाव, माइक्रो एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट। पॉल एकमैन की फेशियल कोडिंग सिस्टम में इसे AU14 कहा जाता है। इसमें मुंह के कोने को ऊपर खींचने वाली मांसपेशी में, जिसे मस्कुलस लेवेटर अंगुली ओरिस कहते हैं, एक तरफा तनाव आ जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह एक असम्मित या टेढ़ी मुस्कान होती है जहां होंठों का एक कोना तनाव के साथ एक तरफ और थोड़ा ऊपर खिंच जाता है। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि तिरस्कार, कंटेम्प्ट की भावना ही एक नार्सिसिस्ट के लिए मुख्य भावना होती है। यह दूसरों से बेहतर होने के उसके अपने श्रेष्ठता के भाव, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पैदा होती है। नार्सिसिस्ट अपने मन में सभी को खुद से नीचा, मूर्ख और ज्यादा साधारण मानता है और यह टेढ़ी मुस्कान उसी मानसिकता का एक अनैच्छिक प्रदर्शन है। यह मुस्कान उसके चेहरे पर एक सेकंड के अंश मात्र के लिए कई अलग-अलग स्थितियों में दिख सकती है। जैसे जब आप अपनी समस्या बता रहे हों, वह सोचता है, कितनी छोटी और तुच्छ चिंता ही है। जब आप उससे अलग राय देते हैं, वह सोचता है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। या जब वह किसी को गलती करते देखता है, वह सोचता है, मुझे पता ही था, यह तो फेलियर है। इस मुस्कान को अक्सर एक सामान्य मुस्कान या मजाकिया व्यंग्यात्मक भाव के पीछे छिपाया जाता है, लेकिन इसकी असम्मिति और होठों का तनाव इसकी असली पहचान उजागर कर देता है। फिल्मों के क्लासिक विलेन को याद कीजिए। जब वह अपनी दमदार स्पीच में बताता है कि उसने सबको कैसे मात दे दी, तो उसके चेहरे पर अक्सर ऐसी ही टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। यह एक विजुअल स्टीरियोटाइप है, लेकिन यह असली मनोविज्ञान पर आधारित है। यह भाव बिना कुछ कहे कहता है, मैं तुमसे बेहतर हूं और मुझे यह पता है। दिलचस्प बात यह है कि पारिवारिक जोड़ों पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर जॉन गॉटमैन के अध्ययनों से पता चला है कि पार्टनर के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आना भविष्य में तलाक होने का सबसे सटीक संकेतक है, क्योंकि तिरस्कार प्यार और सम्मान को खत्म कर देता है। लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए यह तिरस्कार दुनिया के प्रति उसके रवैये की मूल पृष्ठभूमि है। इस मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान को पहचानना सीखिए। यह सिर्फ एक मुंह बनाना नहीं है, यह एक लाल झंडी है जो चेतावनी देती है, सावधान, यह जहरीला क्षेत्र है, आपका अवमूल्यन किया जा रहा है। मुंह के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक और जबरदस्त संकेत है होंठों को भींचना या कसकर दबाना। यह ऐसी हरकत है जिसमें होंठ अंदर की ओर खींचकर कसकर दबा दिए जाते हैं, कभी कभी तो इतने कि वे एक पतली सफेद रेखा जैसे दिखने लगते हैं। बॉडी लैंग्वेज की नजर से देखें तो यह लगभग सार्वभौमिक रूप से दबी हुई भावनाओं या खुद को रोकने का संकेत है। व्यक्ति सचमुच खुद को चुप करा रहा होता है ताकि वह गलती से भी वह बात न बोल दे जो वह असल में सोचता है। और ज्यादातर जिस भावना को वह दबा रहा होता है वह गुस्सा या तीव्र असहमति होती है। नार्सिसिस्ट
अपने बेतहाशा बढ़े हुए अहंकार के कारण आलोचना, असहमति या अवज्ञा के किसी भी रूप के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। वो इसे व्यक्तिगत अपमान या नार्सिसिस्टिक चोट के रूप में लेते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें एक शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति का मुखौटा बनाए रखना होता है, वे हर असहज करने वाली बात पर गुस्से में फट नहीं सकते। इसीलिए वे इस गुस्से को दबा देते हैं और यह गुस्सा शारीरिक स्तर पर प्रकट होता है, जिसमें होठों को भींचना भी शामिल है। किसी नार्सिसिस्ट को उस स्थिति में देखें जब कोई व्यक्ति विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उनकी राय को चुनौती देता है, या जब बॉस उन्हें रचनात्मक प्रतिक्रिया कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, या जब उनका पार्टनर उनसे कोई शिकायत करता है। वह सिर हिला सकता है, मुस्कुरा सकता है और कह सकता है, हाँ, मैं समझता हूं। लेकिन उसके होठों पर ध्यान दें। अगर वे एक पल के लिए कसकर एक पतली रेखा में दब जाते हैं, तो जान लीजिए कि इस समझदारी के मुखौटे के पीछे उबलता हुआ गुस्सा छिपा है। यह उबलते हुए बर्तन के ढक्कन जैसा है, जो भाप के दबाव में थोड़ा कांपने लगता है। उस बच्चे की कल्पना कीजिए जिसे कैंडी खाने से मना किया गया हो। वह शायद कुछ न बोले, लेकिन उसके होंठ कसकर दबे होंगे। यह उसकी अवाचिक, नॉन वर्बल नाराजगी और विरोध है। नार्सिसिस्ट में भी तंत्र यही काम करता है, बस दांव कहीं ज्यादा ऊंचे होते हैं। उनके लिए उनसे असहमत होना उनके अस्तित्व को नकारने के बराबर है। यह संकेत खासकर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौखिक, वर्बल और गैर मौखिक, नॉन वर्बल व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाता है। शब्द कुछ और कह रहे होते हैं, जबकि शरीर पूरी तरह से कुछ और जाहिर है, हमें शरीर पर ही भरोसा करना चाहिए। यह हाव भाव शायद मामूली या स्वाभाविक लगे, लेकिन एक खास संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। होंठ चाटना एक ऐसा काम है जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। यह घबराहट के कारण मुंह सूखने से जुड़ा हो सकता है, या शायद बस एक आदत हो। लेकिन जब आप किसी नार्सिसिस्ट से बात कर रहे होते हैं, तो यह हाव भाव अक्सर किसी चीज के पूर्वाभास या आनंद की अपेक्षा से जुड़ा होता है। यह एक गैर मौखिक संकेत है जो पशु जगत में शिकार या भोजन से ठीक पहले आता है। एक शिकारी जब शिकार देखता है तो वह होंठ चाट सकता है। इंसान भी स्वादिष्ट भोजन देखकर ऐसा ही करते हैं। एक नार्सिसिस्ट के लिए भोजन क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने, उसका महत्व कम करने या उसे उसकी जगह दिखाने का मौका, अपनी श्रेष्ठता साबित करने का अवसर। इससे उन्हें बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। इसलिए यदि आप देखते हैं कि किसी बहस के बीच में कोई खास तीखा या अपमानजनक टिप्पणी करने से ठीक पहले आपका साथी जल्दी से अपने होंठ छाटता है, तो यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। वह सिर्फ आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा है, वह उस आनंद की कल्पना कर रहा है कि वह अपनी हाजिर जवाबी या दबदबे से आपको अभी कैसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। कल्पना कीजिए एक पोकर खिलाड़ी की, जिसे जीतने वाला दांव मिला हो। वह यह सोचते हुए चुपके से होंठ चाट सकता है कि वह अब सारा बैंक कैसे जीत लेगा। ठीक उसी तरह एक नार्सिसिस्ट जब महसूस करता है कि उसके पास आपके आत्मसम्मान पर एक सटीक वार करने का मौका है, तो वह भी इस हावभाव से खुद को जाहिर कर सकता है। यह संकेत अक्सर दूसरे चिन्हों के साथ आता है, जैसे आंखों में शिकारी जैसी चमक या वह नार्सिसिस्टिक मुस्कान। कुल मिलाकर ये सभी चीजें एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाती है जिसे दूसरों को दुख पहुंचाने में एक तरह का क्रूर, सैडिस्टिक आनंद मिलता है। यह बातचीत या सच्चाई खोजने के बारे में नहीं है। यह अपमान के जरिए अपने दबदबे को साबित करने के बारे में है। इस हावभाव को देखकर मौखिक हमले के लिए तैयार हो जाइए। वह व्यक्ति पहले से ही आपकी नकारात्मक प्रतिक्रिया पर दावत करने के लिए तैयार बैठा है। आंखों की भागीदारी के बिना नकली मुस्कान के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वह है इस मुस्कान के आने और जाने का तरीका। सच्ची भावनाओं की अपनी एक गतिशीलता होती है। वे धीरे धीरे बढ़ती हैं, चरम पर पहुंचती है और फिर उसी तरह धीरे धीरे कम हो जाती है।
असली खुशी से आई मुस्कान एकदम से चेहरे पर पूरी ताकत से नहीं आ सकती और न ही तुरंत गायब हो सकती है। इसके विपरीत नार्सिसिस्ट की नकली मुस्कान एक स्विच की तरह काम करती है। यह परिस्थिति की मांग पर तुरंत चेहरे पर आती है और जैसे ही इसकी जरूरत खत्म होती है, यह उसी पल गायब हो जाती है। यह एक बहुत ही यांत्रिक प्रक्रिया है। आप एक साधारण प्रयोग करके देख सकते हैं। किसी नार्सिसिस्ट को तब देखें जब वह किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर रहा हो जिससे उसे कुछ फायदा चाहिए, जैसे कि उसका बॉस। उसका चेहरा एक चौड़ी, दोस्ताना मुस्कान से दमक रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति मुड़कर जाता है, नार्सिसिस्ट के चेहरे को देखें। आप देखेंगे कि मुस्कान उसके चेहरे से तुरंत ऐसे उतर जाती है जैसे किसी ने ऑफ बटन दबा दिया हो। चेहरा एकदम से तटस्थ, ठंडा या कभी-कभी घृणा से भरा हुआ हो जाता है। और फिर जब कोई दूसरा जरूरी व्यक्ति उससे बात करने आता है, तो मुस्कान उसी तरह तुरंत ऑन हो जाती है। एक मंच पर खड़े अभिनेता की कल्पना करें। जब तक उस पर सोफिट की रोशनी है, वह अपना किरदार निभाता है। लेकिन जैसे ही रोशनी बुझती है, वह तुरंत किरदार से बाहर आ जाता है। नार्सिसिस्ट बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है। उसकी भावनाएं कोई आंतरिक स्थिति नहीं होती, बल्कि एक काम करने का उपकरण होती है। यह यांत्रिकता तस्वीरों में या उन स्थितियों में जहां कैमरे के लिए मुस्कुराना होता है, खास तौर पर नजर आती है। नार्सिसिस्ट की मुस्कान अक्सर जमी हुई और अस्वाभाविक लगती है, क्योंकि यह किसी वास्तविक भावना पर आधारित नहीं होती। वह बहुत तेज, बहुत चौड़ी और अक्सर बहुत सही दिखती है। चेहरे के भावों में यह अचानक बदलाव, यह ऑन ऑफ प्रभाव, एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके सामने एक दिखावा हो रहा है। यह व्यक्ति इन भावनाओं को जी नहीं रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल कर रहा है। यह घृणा या तिरस्कार का ही एक रूप है, लेकिन यह किसी प्रॉपर मुस्कान या एक्सप्रेशन से कहीं ज्यादा सूक्ष्म और क्षणभंगुर होता है। यह होंठ के एक कोने का लगभग अदृश्य, सूक्ष्म सा फड़कना है, या ऊपरी होंठ के ऊपर के हिस्से में एक तरफ हल्की सी सिकुड़न। यह गति इतनी तेज होती है कि अगर आपको पता ना हो कि कहां देखना है, तो इसे मिस करना आसान है। यह हल्की मांसपेशियों की ऐंठन जैसा दिखता है। यह हरकत एक तरह से दांत दिखाने के आदिम रूप का ही अवशेष है। जानवरों की दुनिया में प्राइमेट्स अपनी श्रेष्ठता और हमले की तैयारी दिखाने के लिए अपने दांत दिखाते हैं। इंसानों में यह प्रवृत्ति ज्यादा सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप में बदल गई है, और उसी का एक रूप है यह होंठों का तिरस्कारपूर्ण फड़कना। यह संकेत नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति के गहरे विश्वास को उजागर करता है कि वह दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ, होशियार और कुल मिलाकर बेहतर है। यह किसी की मूर्खतापूर्ण टिप्पणी, कमजोरी जैसे आंसू या भावुकता, या किसी ऐसी उपलब्धि के जवाब में दिखाई दे सकता है जिसे नार्सिसिस्ट अपनी उपलब्धियों की तुलना में तुच्छ मानता है। कल्पना कीजिए कि आप उत्साह से अपने नए शौक जैसे कढ़ाई के बारे में बता रहे हैं। नार्सिसिस्ट आपको शिष्टता से सुन सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेकंड के अंश के लिए आप उसके होंठों की हल्की सी फड़कन को पकड़ लेंगे। यह एक अशाब्दिक टिप्पणी है। कितनी बेकार और घटिया चीज है। वह अपना मुखौटा बनाए रखने के लिए यह बात जोर से नहीं कहेगा, लेकिन उसका चेहरा उसे धोखा दे देगा। इस संकेत को नर्वस टिक से अलग पहचानना जरूरी है। टिक आमतौर पर बातचीत के संदर्भ से जुड़ा नहीं होता और बेतरतीब ढंग से दोहराया जाता है। इसके विपरीत तिरस्कारपूर्ण फड़कन हमेशा एक विशिष्ट उत्तेजना, स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया होती है, उन शब्दों या कार्यों पर जिन्हें नार्सिसिस्ट आंतरिक रूप से महत्वहीन मानता है। यह उसके शिष्ट संवाद प्रोग्राम में एक शॉर्ट सर्किट जैसा है, जो एक पल के लिए नेटवर्क में असली तनाव दिखाता है। इन सूक्ष्म संकेतों को नोटिस करके आप एक तरह से उसके उन विचारों के सबटाइटल पढ़ रहे होते हैं जिन्हें वह इतनी सावधानी से छिपाने की कोशिश करता है। अब हम चेहरे के ऊपरी हिस्से पर चलते हैं, माथे और भौहों की तरफ। यह हिस्सा बहुत ही अभिव्यक्तिशील, एक्सप्रेसिव होता है
और इस पर होशो-हवास का नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। यहां दिखने वाले सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है गुस्से की झलक, फ्लैश ऑफ एंगर। ये बहुत ही तेजी से, लगभग एक ऐंठन या कंपन की तरह, भौहों का एकदम नीचे सिकुड़ना और खिंच जाना है। यह सिर्फ एक पल के लिए होता है, एक सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए, और तुरंत ही भौहें अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाती है। यह झलक शुद्ध, अनमिश्रित क्रोध की सूक्ष्म अभिव्यक्ति, माइक्रो एक्सप्रेशन होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक नार्सिसिस्ट इसे तब भी दिखा सकता है जब वह मुस्कुरा रहा हो या कोई बहुत प्यारी बात कह रहा हो। एक विरोधाभासी दृश्य, पैराडॉक्सिकल पिक्चर सामने आता है। मुंह हां कहता है, लेकिन भौहें चीखकर नहीं कह रही होती है। ऐसी परिस्थितियां कब पैदा होती है? अक्सर यह तब होता है जब चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं होती, जब कोई उसकी बात बीच में काट दे, जब कोई उसके शानदार विचार से सहमत न हो, या जब उसे वह काम करने के लिए मजबूर किया जाए जो वह नहीं करना चाहता। उदाहरण के तौर पर, आप अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर से घर की सफाई में मदद करने को कहती है। वह मुस्कुराकर कह सकता है, बिल्कुल प्रिय, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस पल वह यह शब्द कहता है, उसकी भौहों पर ध्यान दीजिए। आप वह तेज गुस्से की झलक देख सकती हैं। उसके शब्द एक सामाजिक समझौता है, लेकिन उसकी असली भावना यह है कि उसे, जो इतना महान है, मामूली काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। जरा सोचिए, जब साफ दिन में अचानक बिजली चमक उठे, यह उतना ही अस्वाभाविक और उतना ही स्पष्ट संकेत देने वाला होता है। यह असंगति, डिसोनेंस, जो संदेश मुंह दे रहा है और जो संदेश भौहें दे रही है, निष्क्रिय आक्रामकता, पैसिव अग्रेशन का एक क्लासिक लक्षण है। नार्सिसिस्ट अपना गुस्सा खुलकर जाहिर नहीं करता, क्योंकि इससे उसकी आदर्श छवि बिगड़ जाएगी। इसके बजाय वह इसे दबा देता है, लेकिन गुस्सा फिर भी इन अनियंत्रित मांसपेशियों के संकुचनों, कॉन्ट्रैक्शंस से बाहर निकल आता है। अगर आप किसी इंसान के चेहरे पर अक्सर ऐसी झलकें देखते हैं, तो जान लीजिए कि आप दबे हुए क्रोध के एक बड़े भंडार से निपट रहे हैं, जो किसी भी पल फूट सकता है। चेहरे के हाव-भाव में विषमता, असिमेट्री, हमेशा एक दिलचस्प नैदानिक संकेत होती है, और एक तरफ की उठी हुई भौं इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति हैरान होता है, तो वह आमतौर पर दोनों भौहें एक साथ उठाता है, लेकिन जब केवल एक भौं ऊपर उठती है, तो इस हाव-भाव का अर्थ बदल जाता है। ज्यादातर यह संदेह, शंका, अविश्वास या कभी-कभी तो निंदा को भी व्यक्त करता है। एक ऐसे आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट के लिए, जो अपनी राय को ही एकमात्र सच और अपने ज्ञान को संपूर्ण मानता है, यह इशारा बहुत विशिष्ट है। वे इसका उपयोग दूसरे व्यक्ति की योग्यता या समझ पर सवाल उठाने के एक गैर मौखिक तरीके के रूप में करते हैं। आप अपने भविष्य के प्लान बताते हैं और जवाब में आपको उठी हुई भौं दिखती है। यह एक मौन टिप्पणी है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप ऐसा कर पाएंगे? आप राजनीतिक घटनाओं पर अपना विचार व्यक्त करते हैं और आपको फिर से वही इशारा दिखता है जो कहता है, तुम कैसी बेकार की बातें कर रहे हो। यह व्यक्ति को नीचा दिखाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, वह भी बिना एक भी अपमानजनक शब्द कहे। यह आलोचना का एक निष्क्रिय आक्रामक, पैसिव अग्रेसिव रूप है। वह व्यक्ति जैसे आपसे कह रहा होता है, तुम्हारी बातें इतनी बेतुकी हैं कि एक मौखिक जवाब की भी हकदार नहीं है। मेरी नफरत भरी मुद्रा ही काफी है। एक सख्त प्रोफेसर की कल्पना कीजिए, जो एक लापरवाह छात्र का जवाब सुन रहा हो। वह बीच में टोकता नहीं है, लेकिन उसकी एक उठी हुई भौं उसके विचार को किसी भी शब्द से ज्यादा स्पष्टता से बता देती है। आत्ममुग्ध व्यक्ति अक्सर सभी अन्य छात्रों के सामने ऐसी ही प्रोफेसर वाली स्थिति अपना लेता है। यदि यह इशारा आपके साथ उनकी बातचीत का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह आपको अपने बराबर नहीं मानते। वह खुद को आपसे ऊपर रखता है और गैर मौखिक रूप से अपना अहंकार भरा रवैया आप तक पहुंचाता है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव का एक सूक्ष्म लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है, जिसका लक्ष्य आपको असुरक्षित
मूर्ख और उनके विशेषज्ञ राय पर निर्भर महसूस कराना होता है। ईर्ष्या एक और ऐसी नकारात्मक भावना है जो नार्सिसिस्ट के साथ हमेशा रहती है। चूंकि उसका आत्म मूल्यांकन पूरी तरह से अपनी श्रेष्ठता की बाहरी पुष्टि पर निर्भर करता है, इसलिए दूसरों की कोई भी सफलता, प्रतिभा या यहां तक कि मामूली खुशी भी उसके लिए खतरा बन जाती है। वह सच्चे दिल से दूसरों के लिए खुश नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों की खुशी उसे अपनी ही हार लगती है, और यह ईर्ष्या अक्सर उसके चेहरे पर दिख जाती है, भले ही वह उसे बधाई देने वाली मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश करे। सबसे विश्वसनीय संकेतों में से एक है जब उसकी मौजूदगी में किसी और की तारीफ की जाती है तो उसके माथे और भौहों में तनाव आ जाना। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, आप एक महफिल में बैठे हैं और कोई व्यक्ति आपके एक साझा परिचित के शानदार प्रदर्शन के बारे में उत्साह से बता रहा है। उसी पल नार्सिसिस्ट के चेहरे को देखिए। जहां दूसरे लोग मुस्कुरा सकते हैं और सिर हिला सकते हैं, वहीं उसका माथा एक पल के लिए सिकुड़ सकता है। उसकी भौहें हल्की सी नाक की जड़ की तरफ मिलेंगी, जिससे सीधी झुर्रियां बनेंगी। यह नकारात्मक भावनाओं का अशाब्दिक संकेत है, चिढ़, गुस्सा और ईर्ष्या का। वह तुरंत खुद को संभाल सकता है और आम प्रशंसा में शामिल हो सकता है, लेकिन यह पहली अनैच्छिक प्रतिक्रिया उसे बेनकाब कर देगी। यह ऐसा है जैसे आप किसी शांत झील की सतह को देख रहे हो और अचानक एक सेकंड के लिए उस पर लहर दौड़ जाती है। यह लहर उसके भीतरी तूफान का प्रतिबिंब है। वह सोचता है, उसकी तारीफ क्यों हो रही है, मेरी नहीं? मैं तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूं। कभी कभी इस प्रतिक्रिया के साथ होंठ दबाना या वही घिनौनी मुस्कुराहट भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये सभी संकेत एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। यह व्यक्ति आम खुशी में शामिल नहीं है। वह इस बात से पीड़ित है कि वह स्वयं उस खुशी का केंद्र नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण निदान संकेत है, क्योंकि यह व्यक्ति की समानुभूति से खुशी, एम्पैथिक जॉय में असमर्थता दर्शाता है, जो नार्सिसिस्टिक विकार में एक प्रमुख कमी होती है। कभी कभी किसी प्रतिक्रिया का न होना खुद प्रतिक्रिया होने से ज्यादा गहरी बात कह जाता है। हमें लगता है कि चेहरा हमेशा जिंदा दिल, हलचल भरा होना चाहिए, जो हमारी भावनाओं को तुरंत जाहिर करे। लेकिन क्या हो अगर किसी ऐसी स्थिति में भी चेहरा लगभग पत्थर जैसा शांत रहे, जिसमें एक जोरदार भावनात्मक जवाब आना चाहिए? इस घटना को हम भले ही बोटॉक्स इफेक्ट कह सकते हैं, लेकिन इसका इंजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यह बरसों पुरानी उस आदत का नतीजा है जिसमें एक अहंकारी नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी सच्ची भावनाओं को दबाता और नियंत्रित करता है। अपना गुस्सा, ईर्ष्या या तिरस्कार जाहिर न होने देने के लिए वह अपने चेहरे की मांसपेशियों पर इतना तनाव डालता है कि धीरे धीरे उनकी प्राकृतिक गतिशीलता खत्म हो जाती है। यह चीज खासकर चेहरे के ऊपरी हिस्से में दिखाई देती है। यहां तक कि हैरानी या चिंता के पलों में भी माथा पूरी तरह से चिकना रह सकता है। यह एक बनावटीपन, एक नकाब जैसा एहसास पैदा करता है। आप उसे कोई भावनात्मक या चौंकाने वाली बात बताते हैं, लेकिन उसका चेहरा एक पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन बना रहता है। वह शायद सही शब्द बोले, जैसे ओह कितना भयानक है, लेकिन उसका चेहरा इन शब्दों की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। यह घटना दो मुख्य बातों से जुड़ी है। पहला, वही जिसका हमने जिक्र किया, यानी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण। अहंकारी डरता है कि कोई भी अनैच्छिक भावना उसे बेनकाब कर देगी। दूसरा कारण है उसका आंतरिक भावनात्मक खालीपन। वह अक्सर महसूस ही नहीं करता जो एक सामान्य व्यक्ति को महसूस करना चाहिए। उसमें सहानुभूति, एम्पथी की कमी होती है, इसलिए उसे इसका नाटक करना पड़ता है। लेकिन यह नकल अक्सर कमजोर और अविश्वसनीय रह जाती है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो कोई विदेशी भाषा बोलने की कोशिश कर रहा हो, जिसे वह ठीक से नहीं जानता। उसकी बोली धीमी होगी और लहजा अप्राकृतिक होगा। ठीक उसी तरह अहंकारी भी भावनाओं की भाषा बोलता है। उसकी अभिव्यक्ति में प्राकृतिक सहजता और जीवंतता की कमी होती है। अगर आप देखते हैं कि भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण स्थितियों में भी आपके बात करने वाले का चेहरा अस्वाभाविक रूप से शांत
और चिकना रहता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप किसी जीवित व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसके एक सावधानी से तैयार किए गए अवतार से बात कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध लोग, ये अच्छी तरह समझते हैं कि सहानुभूति और करुणा ऐसे सामाजिक गुण हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं और जिनके कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। चूंकि वे खुद दिल से किसी के प्रति ऐसी भावना नहीं रख सकते, इसलिए वे इसे बहुत अच्छी तरह से नकल करना या अभिनय करना सीख लेते हैं। इस नकल के लिए वे चेहरे के कुछ खास हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने दूसरे लोगों या फिल्मों में देखे हैं। इनमें से सबसे आम पैटर्न है जिसे दुख का त्रिकोण, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस कहा जाता है। यह एक खास तरह का भाव है जिसमें भौहों के अंदरूनी कोने ऊपर की ओर उठते हैं और एक साथ सिकुड़ से जाते हैं, जिससे माथे पर त्रिकोण के आकार की छोटी छोटी झुर्रियां बन जाती है। यह हाव भाव सचमुच उदासी और दया भाव से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी के चेहरे पर इसे देखते हैं तो हम अनजाने में ही उस पर भरोसा करने लगते हैं और उसकी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। नार्सिसिस्ट यह जानते हैं और इसका जमकर फायदा उठाते हैं। जब आप उनके साथ अपना दर्द या समस्या साझा करते हैं तो वे ठीक ऐसा ही चेहरा बनाते हैं। आपको समझदारी से देखते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है या मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। लेकिन नकल और असली भावना में अंतर कैसे पता करें? हमेशा बेमेल चीजों पर ध्यान दें। पहला, यह भाव अक्सर अतिरंजित लग सकता है, जैसे किसी सस्ती मेलोड्रामा फिल्म में कोई अभिनेता ओवर एक्टिंग कर रहा हो, बहुत ज्यादा नाटकीय। दूसरा, इसके साथ सहानुभूति के दूसरे संकेत नहीं होंगे, जैसे कि आवाज के लहजे में बदलाव या सही इशारे। तीसरा, और यह सबसे जरूरी है, विषय बदलते ही यह हाव भाव तुरंत गायब हो सकता है। आप अभी भी अपने दर्द से जूझ रहे हैं और वह सामान्य चेहरे के साथ अपनी सफलता की कहानियां सुनाने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अभिनेता ने पियरो, दुखी विदूषक का नकाब उतारा और तुरंत हार्लेक्विन, मजाकिया विदूषक का नकाब पहन लिया। सच्ची सहानुभूति एक प्रक्रिया है, ये इतनी तेजी से खत्म नहीं हो सकती। अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके दुख पर दिखावटी और बनावटी तरीके से उदासी दिखाता है और फिर तुरंत स्विच कर लेता है, तो संभवतः आप एक और हेरफेर के गवाह बने हैं। वह आपसे सहानुभूति नहीं रखता, वह सिर्फ अच्छा इंसान बने रहने की अपनी छवि मजबूत करने के लिए आपके भरोसे का इस्तेमाल कर रहा है। अब हम देखते हैं कि किसी खास और उनके लिए बेहद दर्दनाक उत्तेजना पर एक नार्सिसिस्ट का चेहरा कैसे प्रतिक्रिया करता है। ऐसी सबसे मुख्य उत्तेजना है आलोचना या कोई भी ऐसा काम जो उनके बड़प्पन पर सवाल खड़ा करता है। इसे नार्सिसिस्टिक ठेस या नार्सिसिस्टिक आघात कहा जाता है। इस ठेस पर उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और बहुत कुछ बताने वाली होती है। एक छोटा सा रचनात्मक सुझाव भी नार्सिसिस्ट के लिए फीडबैक नहीं होता, बल्कि उनकी पूरी हस्ती पर किया गया एक बड्ढा हमला होता है। और ऐसे में उनका चेहरा पल भर में ही अनरिकॉग्नाइजेबल यानी पहचानने लायक न रहने वाला हो सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत बातचीत कर रहे हैं और अचानक एक मासूम सी टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में एक छोटी सी गहलती है। एक आम इंसान के लिए यह कोई बड्डी बात नहीं है, लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए यह एक भयानक आपदा है। इस पल उनका आकर्षण का मुखौटा टूट सकता है। आप सूक्ष्म भावों की एक पूरी श्रृंखला देखेंगे जो चंद सेकंड्स में एक दूसरे की जगह ले लेगी। पहले, अविश्वास के साथ आश्चर्य, जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। फिर क्रोध की चिंगारी, वही सिकुद्दी हुई भौहें और सख्त होंठ। उसके बाद ठंडी नफरत, एक तिरछी मुस्कान। और ये सब या तो बर्फीली खामोशी में खत्म हो सकता है या वो पलटवार करेंगे जब वे आपको हर गुनाह के लिए दोषी ठहराना शुरू कर देंगे। इस समय चेहरा सखाहत किसी पत्थर के मुखौटे जैसा हो जाता है। नजरें तीखी और नफरत से भरी हो जाती हैं। ये दोस्ती से दुश्मनी की तरफ एक बहुत तेज बदलाव होता है। कल्पना कीजिए एक गिरगिट की, जो काहतरा महसूस होते ही तुरंत रंग बदल लेता है। नार्सिसिस्ट अपने चेहरे के साथ ठीक ऐसा ही करते हैं।
यह पल नैदानिक रूप से सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि आलोचना पर प्रतिक्रिया में ही नार्सिसिस्ट अपना असली चेहरा दिखाता है। इस बात का दर्द और गुस्सा कि उसकी कमी पकड़ ली गई है, वह उसे छिपा नहीं पाता। अगर आप किसी छोटी सी बात पर इस तरह की अतिरंजित, अनियंत्रित प्रतिक्रिया देखते हैं, तो जान लीजिए आपने उनकी सबसे दुखती रग दबा दी है। और यह प्रतिक्रिया हजारों शब्दों से ज्यादा उनकी आंतरिक संरचना के बारे में बताती है। नार्सिसिस्ट सिर्फ तभी जी सकता है जब वह ध्यान का केंद्र हो। यही उसका प्राकृतिक क्षेत्र है। जब फोकस किसी और पर जाता है, तो उसे एक तरह का विड्रावल सिंड्रोम महसूस होने लगता है। वह बोर होने लगता है, उसका मन नहीं लगता और उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन क्योंकि वह इसे खुलकर नहीं दिखा सकता, इसलिए उसकी यह बोरियत और चिड़चिड़ाहट उसके बॉडी लैंग्वेज के जरिए बाहर निकलने लगती है। सबसे आम संकेतों में से एक है, बातचीत का विषय जैसे ही उससे हटता है, उसके चेहरे पर खुली हुई बोरियत का भाव आ जाना। किसी महफिल या ग्रुप मीटिंग की कल्पना कीजिए। जब तक नार्सिसिस्ट अपनी अविश्वसनीय कहानियां सुना रहा होता है, उसका चेहरा खिला रहता है, आंखें चमकती है और वह खूब हाथ हिलाकर बातें करता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति बात शुरू करता है और अपनी कहानी बताता है, भले ही वह कितनी ही दिलचस्प क्यों न हो, नार्सिसिस्ट को देखिए, उसका चेहरा एकदम लटक सकता है। उसके होंठों के कोने नीचे गिर जाएंगे, नजरें कहीं और खो जाएंगी, पलकें थोड़ी झुक सकती हैं। वह जम्हाई लेने लगेगा, फोन देखने लगेगा या अपने नाखून कुरेदने लगेगा। उसका पूरा शरीर चिल्ला रहा होगा, यह उबाऊ इंसान कब खत्म होगा, ताकि हम फिर से मेरे बारे में बात कर सकें। यह महज रुचि खो देना नहीं है, जो किसी के भी साथ हो सकता है। यह बोलने वाले व्यक्ति का पूरी तरह से महत्वहीन करना है। नार्सिसिस्ट बिना कुछ बोले यह दिखाता है कि जो कुछ भी उससे सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। एक बिगड़ैल बच्चे की कल्पना कीजिए, जिसे स्कूल के कार्यक्रम में दूसरे बच्चों का प्रदर्शन देखना पड़ रहा है। वह बेचैन होगा, नखरे दिखाएगा और अपने हाव भाव से सबको बताएगा कि वह कितना बोर हो रहा है। इस स्थिति में नार्सिसिस्ट का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही होता है। यह उसके पूर्ण आत्म केंद्रित, टोटल ईगोसेंट्रिज्म होने का प्रमाण है। वह दूसरों के जीवन, विचारों और भावनाओं में ईमानदारी से रुचि नहीं ले सकता। दूसरे लोग उसके लिए सिर्फ एक दर्शक मात्र हैं, और जब दर्शक किसी दूसरे कलाकार को सुनने लगते हैं, तो वह उनमें सारी रुचि खो देता है। अगर आप देखते हैं कि जैसे ही आप अपने बारे में बात करना शुरू करते हैं, आपका साथी तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है और बोर होने लगता है, लेकिन जैसे ही बात फिर से उस पर आती है, वह तुरंत उत्साहित हो जाता है, तो यह एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। माफी मांगना अपनी गलती स्वीकार करने और पछतावा व्यक्त करने की क्रिया है। नार्सिसिस्ट के लिए, जो अपनी प्रकृति के कारण कभी गलत हो ही नहीं सकता, यह लगभग एक असंभव काम है। मगर कई बार रिश्तों को बचाने या अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन यह माफी हमेशा झूठी होती है और उनका चेहरा इस बात की गवाही देता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से पछताता है, तो उसके चेहरे के हाव भाव उसके शब्दों से मेल खाते हैं। आमतौर पर उदासी के संकेत दिखते हैं, भौहों के अंदरूनी कोने ऊपर उठते हैं और होठों के कोने नीचे झुक जाते हैं। उनकी आंखें नीचे की ओर हो सकती है, जो विनम्रता और शर्म का संकेत है। अब उस नार्सिसिस्ट को देखिए जो कह रहा है, मुझे माफ कर दो। उसका चेहरा शायद बिल्कुल अलग भावनाएं व्यक्त करेगा। पहली बात, आपको दुख या पछतावे के लक्षण शायद ही दिखेंगे। इसके बजाय आप छिपा हुआ चिड़चिड़ापन या गुस्सा देख सकते हैं, कसे हुए होठ और तनावपूर्ण जबड़े। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि उसे इतना झुकने पर मजबूर किया गया। दूसरी बात, आप उसमें तिरस्कार या घृणा देख सकते हैं। वह अजीब सी टेढ़ी मुस्कान, जो मानो कह रही हो, मैं माफी मांग रहा हूं क्योंकि तुम बेवकूफ ये चाहते हो, इसलिए नहीं कि मैं गलत हूं। तीसरी बात, वह शायद सीधा आंखों का संपर्क बनाने से बचेगा।
लेकिन शर्म के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहता। या फिर इसके विपरीत, वह आपको चुनौती देते हुए घूर कर एकदम ठंडी नजर से देखेगा। उसके माफ कर दो शब्द औपचारिक और नीरस लगेंगे। कल्पना कीजिए, एक रोबोट माफी का वह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है जो उसमें फीड की गई है। कोई भावना नहीं, बस आवाज का दोहराव। अक्सर उसकी माफी के साथ जिम्मेदारी दूसरे पर थोपी जाएगी। माफ करना अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, या माफ करना पर तुमने ही मुझे उकसाया था। शब्दों और चेहरे के भावों के बीच इस तालमेल की कमी यानी विसंगति पर ध्यान दें। अगर चेहरा पछतावे की पुष्टि नहीं करता, तो समझ लीजिए पछतावा है ही नहीं। आप एक माफी से नहीं, बल्कि एक और हेरा फेरी से जूझ रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ आपको चुप कराना और उस नार्सिसिस्ट के लिए सब कुछ दोबारा सुविधाजनक बनाना है। यह नार्सिसिस्ट आत्ममोही व्यक्ति के हथियारों के भंडार में सबसे चालाक और खतरनाक चालों में से एक है। इसे मिररिंग, दर्पण या नकल, मिमिक्री कहा जाता है। रिश्ते की शुरुआत में, खासकर प्रेम की बौछार, लव बॉम्बिंग के चरण में, नार्सिसिस्ट आप में यह भावना जगाने की कोशिश करता है कि आपको अपना हमसफर या अपनी आत्मा का दूसरा हिस्सा मिल गया है। वह चाहता है कि आप सोचें, हम कितने मिलते जुलते हैं, यह मुझे बिना कहे समझता है। इस प्रभाव को पैदा करने के लिए वह जानबूझकर या अनजाने में आपके व्यवहार की नकल करना शुरू कर देता है। आपके हाव भाव, उठने बैठने का तरीका, बोलने का लहजा और सबसे जरूरी, आपके चेहरे के भाव। जब आप मुस्कुराते हैं तो वह भी जवाब में मुस्कुराता है। जब आप त्योरी चढ़ाते हैं तो वह भी गंभीर चेहरा बना लेता है। जब आप उत्साह से कोई कहानी सुनाते हैं तो उसके चेहरे पर भी वैसा ही उत्साह दिखाई देता है। यह नजदीकी और आपसी समझ की एक बहुत मजबूत लेकिन झूठी भावना पैदा करता है। जैविक स्तर पर हम उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे दिखते या महसूस होते हैं। नार्सिसिस्ट सहज रूप से इसी तंत्र का उपयोग करता है। सच्ची सहानुभूति और इस मिररिंग में अंतर कैसे करें? पहला, नार्सिसिस्ट में यह नकल इतनी सटीक और लगभग मशीनी हो सकती है कि आपको लगेगा जैसे वह आपको आईने में देख रहा है। दूसरा, इसमें थोड़ी देर हो सकती है। आपकी भावना पहले आती है और उसकी प्रतिक्रिया उसके पीछे, कुछ ही पल के विलंब से आती है, जब तक कि वह आपकी भावना को पढ़कर उसे दोहरा न ले। तीसरा, अन्य नकलों की तरह जैसे ही आप विषय बदलेंगे, यह मिरर की गई भावना भी उतनी ही तेजी से गायब हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बहुत ही उन्नत एडवांस्ड वीडियो चैटबॉट से बात कर रहे हैं। वह आपके चेहरे के भावों का विश्लेषण करता है और अपने डेटाबेस से संबंधित मास्क चुनकर लगा लेता है। यह सच जैसा तो दिखता है, लेकिन इसमें गहराई और सहजता, स्पॉन्टेनिटी की कमी होती है। मिररिंग का खतरा यह है कि यह आपकी सतर्कता को सुला देता है। आप उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं, उसके सामने खुद को खोल देते हैं, यह जाने बिना कि वह आपकी भावनाओं को बांट नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ आईने की तरह उन्हें दोहरा रहा है, ताकि आपके संसाधनों तक उसकी पहुंच हो सके। उन लोगों से सावधान रहे जो शुरुआती मुलाकात में बहुत ज्यादा आदर्श और आप जैसे ही लगते हैं। जर्मन भाषा में एक शब्द है, शैडेनफ्राइड, शादनफ्रॉयड, जिसका कोई सटीक हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। इसका मतलब है पराये दुख से खुशी, यानी दूसरों की असफलता, नाकामी या तकलीफों से मिलने वाला आनंद। अधिकतर लोगों के लिए अगर यह भावना आती भी है तो इसे शर्मनाक माना जाता है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट के लिए यह शैडेनफ्राइड उसके आनंद का मुख्य स्रोत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी सोच की दुनिया में किसी और की असफलता का मतलब अपने आप उसकी अपनी सफलता बन जाता है। अगर कोई दूसरा गिरता है तो इसका मतलब है कि नार्सिसिस्ट उसकी तुलना में ऊपर उठ गया है। इस जीत के एहसास को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। यह सूक्ष्म हाव भाव, माइक्रो एक्सप्रेशन के रूप में चेहरे पर दिख ही जाता है। मान लीजिए आप नार्सिसिस्ट को बता रहे हैं कि आपको काम पर परेशानी हो गई है। वह शायद सांत्वना के शब्द कहेगा, ओह बहुत बुरा हुआ, मुझे आपके लिए बहुत अफसोस है।
पर उसी पल उसके चेहरे को ध्यान से देखिए। आपको एक क्षणिक हल्की सी मुस्कान नजर आ सकती है, जो तुरंत हमदर्दी के भाव में बदल जाएगी, या उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए जीत की एक सच्ची जादुई चमक दिखाई दे सकती है। यही शैडेनफ्राइड का प्रमाण है। कल्पना कीजिए एक खिलाड़ी की, जो अपने प्रतिद्वंद्वी की गलती पर खुश होता है। वह शांत रहने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी आंखें सच बता देती हैं। यह संकेत तब और भी तेजी से उभरता है जब असफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिससे नार्सिसिस्ट गुप्त रूप से जलता था। किसी आदर्श जोड़े के तलाक की खबर, एक सफल सहकर्मी के प्रोजेक्ट का विफल होना, या किसी खूबसूरत परिचित की बीमारी, ये सब उसके लिए दिल को सुकून देने जैसा होता है। वह इन खबरों का आनंद उठाएगा, अपनी जीत को दिखावे की आड़ में छुपाएगा, पर उसका चेहरा झूठ नहीं बोल सकता। दूसरों की मुसीबत पर आई यह क्षणिक मुस्कान या आंखों की चमक नार्सिसिस्टिक विकृति, नार्सिसिस्टिक पैथोलॉजी के सबसे क्रूप और सटीक संकेतों में से एक है। यह दिखाता है कि उसमें हमदर्दी की पूरी तरह से कमी है, और साथ ही यह भी कि उसे दूसरों को नीचा दिखाकर या उन्हें दुखी देखकर ही खुद को साबित करने की गहरी जरूरत है। हमने इस विषय पर पहले भी कई बार चर्चा की है, लेकिन आइए इसे एक अलग महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखें, क्योंकि यह एक मुख्य सिद्धांत है। अतुल्यकालिता, एसिंक्रोनिसिटी का मतलब है संचार के विभिन्न माध्यमों के बीच तालमेल की कमी। जब शब्द कुछ और कहते हैं और चेहरा, शरीर या आवाज का लहजा बिल्कुल विपरीत होता है। एक स्वस्थ, सुसंगत, कॉन्ग्रुएंट व्यक्ति में ये सभी चैनल एक साथ सामंजस्य में काम करते हैं, लेकिन एक नार्सिसिस्ट में वे अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में होते हैं। वह कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें महत्व देता हूं, लेकिन वह यह बात ठंडे, भावहीन चेहरे और भींचे हुए होठों के साथ कहता है। उसके शब्द वही होते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, यानी वह बातें जो उसे स्क्रिप्ट के अनुसार कहनी है, लेकिन उसका चेहरा उसकी सच्ची भावनाएं दिखाता है, जैसे चिढ़ या उदासीनता। वह कहता है, मुझे तुम्हारी सफलता से बहुत खुशी हुई, लेकिन इसी दौरान उसके चेहरे पर तिरस्कार या जलन की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति, माइक्रो एक्सप्रेशन, झलक जाती है। वह कहता है, मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा हुआ, लेकिन उसकी आवाज में न तो एक बूंद गर्माहट है और न ही हमदर्दी। वह आवाज नीरस और औपचारिक लगती है। हमारा अवचेतन मन इस असंगति को बहुत अच्छी तरह पकड़ लेता है। यही वह चीज है जो कुछ तो गड़बड़ है वाली भावना पैदा करती है, जिसे हम अक्सर तर्कसंगत रूप से समझा नहीं पाते। हम सही शब्द सुनते हैं, लेकिन हमें महसूस होती है झूठी बातें, दिखावा। कल्पना कीजिए एक वाद्यवृंद, ऑर्केस्ट्रा की, जहां वायलिन एक धुन बजा रहे हैं और हवा वाले वाद्य यंत्र बिल्कुल अलग धुन। नतीजा होता है कर्कश ध्वनि, काकोफोनी। नार्सिसिस्ट के साथ बातचीत में भी ठीक यही होता है। उसका मौखिक संचार एक सुंदर धुन बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गैर मौखिक संचार, चेहरा, आंखें, शरीर अपनी ही उदास और आक्रामक धुन छेड़ता है। इस स्थिति में किस पर विश्वास करें? उत्तर स्पष्ट है, हमेशा गैर मौखिक संकेतों, नॉन वर्बल्स पर विश्वास करें। शब्दों को आसानी से नकली बनाया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म अभिव्यक्तियां, आवाज का लहजा, शरीर में तनाव, इन्हें नकली बनाना लगभग असंभव है। यदि आप लगातार यह असंगति देखते हैं कि व्यक्ति क्या कहता है और क्या दिखाता है, तो यह खतरे की सबसे ऊंची घंटी है। आप ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो न केवल आपको बल्कि खुद को भी धोखा देने की कोशिश करते हुए एक आंतरिक संघर्ष की स्थिति में जी रहा है। यह एक ऐसा पहलू है जिसे देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह बहुत कुछ उजागर करता है। कभी-कभी एक नार्सिसिस्ट का चेहरा एक ही समय में दो बिल्कुल विपरीत, एक दूसरे को खारिज करने वाले संकेत भेजता है। इसे डबल मैसेज, द्वैत संदेश कहा जाता है। उदाहरण के लिए, वह अपने होंठों से आपके सामने मुस्कुरा रहा होगा, पर उसकी आंखों में ठंडी, जमा देने वाली नफरत या गुस्सा साफ झलकेगा। या फिर वह आपको तारीफ के शब्द कहेगा,
लेकिन उसके चेहरे पर उस वक्त घोर तिरस्कार का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह सामने वाले व्यक्ति में कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक विसंगति की स्थिति पैदा कर देता है। आपको समझ ही नहीं आता कि आप प्रतिक्रिया कैसे दें। क्या आप उसकी मुस्कान पर विश्वास करें या उसकी गुस्से से भरी आंखों पर? क्या आप उसकी तारीफों को सच मानें या उसकी घृणा से भरी मुस्कुराहट को? यह चीज आपको पूरी तरह से भ्रमित और हतोत्साहित कर देती है। नार्सिसिस्ट इस चाल का उपयोग अक्सर अनजाने में ही आपको लगातार तनाव और अनिश्चितता में रखने के लिए करता है। आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपके प्रति उसका असली रवैया क्या है। आज वह आपसे प्यार कर रहा है, कल नफरत, और यह सब कुछ एक ही पल में एक साथ हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसा पत्र मिले जिसमें लिखा हो, मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम एक तुच्छ प्राणी हो। आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? आपका दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाएगा। चेहरे के डबल मैसेज के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण वह मुस्कान है जो आंखों तक नहीं पहुंचती, लेकिन साथ ही उसकी भौहें गुस्से की मुद्रा में तनी हुई होती है। मुंह कहता है, मैं दोस्ताना हूं, जबकि भौहें चीखती है, मैं गुस्से में हूं। यह शायद किसी ऐसे मजाक पर उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है जिसे उसने अपमानजनक माना हो। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराने को मजबूर होता है, लेकिन उसकी असली भावना भौहों के जरिए बाहर निकल आती है। या उदाहरण के लिए, वह आपको प्यार और श्रद्धा के भाव से देख रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद उसके होंठ कसकर भींचे हुए होंगे। चेहरे के अलग अलग हिस्सों में यह असामंजस्य, असिंक्रोनिसिटी, बहुत बड़े आंतरिक संघर्ष और गलत भावनाओं को दबाने के प्रयास का संकेत है। अगर आप अक्सर खुद को इस असमंजस में पाते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे कि सामने वाला इंसान वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका चेहरा विरोधाभासी संकेत दे रहा है, तो संभावना है कि आप डबल मैसेज के जाल में फंस चुके हैं। यह संवाद का एक बेहद थकाऊ और विनाशकारी रूप है। नार्सिसिस्ट की सबसे हैरान करने वाली योग्यताओं में से एक है वह असाधारण तेजी जिसके साथ वह अपने भावनात्मक मुखौटे बदल सकता है। अभी अभी वह आप पर चिल्ला रहा था, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था, आंखें आग उगल रही थीं, लेकिन तभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का फोन आता है और तुरंत उसका चेहरा बदल जाता है। क्रोध का नामो निशान मिट जाता है और उसकी जगह एक मोहक मुस्कान आ जाती है। आवाज नर्म और दोस्ताना हो जाती है। वह फोन पर बात करता है और जैसे ही फोन रखता है, आकर्षण का वह मुखौटा भी तुरंत उतर जाता है, जिसकी जगह पिछली बर्फीली नफरत वापस आ जाती है। भावों के इस तात्कालिक बदलाव की क्षमता यह बताती है कि इनमें से कोई भी भावना उसने वास्तव में जी नहीं थी। ये महज उपकरण थे जिनका उपयोग वह अपना मकसद पूरा करने के लिए करता है। गुस्सा आपको दबाने के लिए, आकर्षण दूसरे पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए। उसके लिए यह टीवी पर चैनल बदलने जैसा है। कल्पना कीजिए एक पेशेवर अभिनेता की जो चुटकी बजाते ही रो सकता है और अगली सेकंड में हंस सकता है। यह प्रभावशाली तो है, लेकिन हम जानते हैं कि यह महज एक अभिनय है। नार्सिसिस्ट के लिए उसकी पूरी जिंदगी ही ऐसा खेल है। मुखौटे बदलने की यह गति उन लोगों को खास तौर पर भयभीत और भ्रमित करती है जो नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं। उन्हें कभी पता नहीं चलता कि इस वक्त उनके सामने व्यक्ति का कौन सा संस्करण है और उसे कौन सी बात भड़का देगी। यह लगातार अस्थिरता और डर का माहौल पैदा करता है, मानो वे हर पल अंडे के छिलकों पर चल रहे हों। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति इतनी तेजी से तीव्र भावनाओं के बीच स्विच नहीं कर सकता। हमें गुस्से को शांत होने में या नाराजगी को दूर होने में समय लगता है। नार्सिसिस्ट में यह बफर टाइम, मध्यवर्ती समय नहीं होता। उसकी भावनाएं सतही और केवल काम निकालने वाली होती है। अगर आप भावनात्मक अवस्थाओं के इतने तेज, लगभग अलौकिक बदलाव के साक्षी बने हैं, तो जान लीजिए आपने मन की लचीलता नहीं, बल्कि एक आत्मविहीन मशीन के काम करने का तरीका देखा है, जो मौजूदा हालात के लिए बस सबसे उपयुक्त कार्यक्रम चुनती है।
गैसलाइटिंग मानसिक शोषण का एक ऐसा रूप है जिसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को अपनी ही समझदारी, अपनी याददाश्त और वास्तविकता की अपनी समझ पर शक करने के लिए मजबूर करना है। और इस पूरी प्रक्रिया में चेहरे के हाव भाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नार्सिसिस्ट अपने चेहरे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वह अपने झूठ को मजबूत कर सके और आपको भ्रमित करके पागल कर दे। यह काम कैसे करता है? आप उसके सामने कोई ठोस अकाट्य तथ्य पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, कल तुमने मुझसे यह बात कही थी। आप अपनी बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इसके जवाब में नार्सिसिस्ट न तो चिल्लाता है और न ही बहस करता है। इसके बजाय वह आपको पूरी तरह से सच्चे और बनावटीपन रहित भ्रम या आश्चर्य के साथ देखता है। उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई होती है, आंखें चौड़ी खुली होती हैं और चेहरे पर यह भाव होता है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है? वह आपकी बकवास को समझने की कोशिश करते हुए अपना सिर एक तरफ झुका सकता है। और वह यह सब इतने विश्वास के साथ करता है कि आप खुद पर संदेह करने लगते हैं। क्या मुझे कोई भ्रम हुआ? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं समझा? क्या मैं पागल तो नहीं हो रही हूं? यह हाव भाव शुद्ध अभिनय की कला है। ऐसे एक्टर की कल्पना करें जो किसी ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहा हो जिस पर झूठा इल्जाम लगा हो। वह ठीक ऐसा ही सच्चा आश्चर्य और सदमा प्रदर्शित करेगा। नार्सिसिस्ट भी ठीक यही करता है। वह सिर्फ यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वह अपने पूरे व्यवहार से यह दर्शाता है कि यह विचार ही बेतुका है। वह इसे इन वाक्यों से और पुख्ता कर सकता है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी कल्पना बहुत ज्यादा उड़ान भरती है, या तुम हर बात का बतंगड़ बना देती हो। यह एक बहुत शक्तिशाली हेरफेर, मैनिपुलेशन है, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व की नींव पर हमला करता है, यानी आपके खुद पर विश्वास पर। यदि आप लगातार इस बात का सामना कर रहे हैं कि आपकी पूरी तरह से तर्कसंगत टिप्पणियों और यादों के जवाब में कोई व्यक्ति आपको पागलों की तरह देखता है, तो पूरी संभावना है कि आप गैसलाइटिंग का शिकार हैं। और उसका यह भ्रमित चेहरा उसकी मासूमियत का सबूत नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार है। हमने कई तरह के अलग अलग संकेत देखे हैं, लेकिन प्रोफाइलिंग का असली मतलब किसी एक निर्णायक संकेत को ढूंढना नहीं है, बल्कि पूरे पैटर्न यानी समग्र चित्र को देखने की कला है। किसी भी आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट व्यक्ति का चेहरा महज अलग थलग हाव भाव का समूह नहीं होता। यह एक पूरी प्रणाली है जिसकी अपनी एक प्रभावी पृष्ठभूमि संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक होती है। और यह संगीत ज्यादातर तीन मुख्य सुरों, नोट्स से मिलकर बनता है: तिरस्कार, क्रोध और ईर्ष्या। ये तीनों भावनाएं ही इस आत्ममुग्ध व्यक्तित्व का मूल केंद्र है। हर उस व्यक्ति के लिए तिरस्कार, जिसे वह खुद से नीचा समझता है, उस दुनिया के प्रति छिपा हुआ क्रोध जो उसकी प्रतिभा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती, और उनके प्रति तीखी ईर्ष्या, जिनके पास वह सब कुछ है जो उसके पास नहीं है। हो सकता है कि ये भावनाएं लगातार अपनी तीव्र अवस्था में न दिखे, लेकिन ये लगभग हमेशा ही उसके चेहरे पर पृष्ठभूमि के तनाव के रूप में मौजूद रहती है। यहां तक कि जब वह मुस्कुराता है, तब भी उसकी आंखों में एक ठंडा तिरस्कार पड़ा जा सकता है। जब वह शांत होता है, तब भी क्रोध की आहट के रूप में उसके होंठ हल्के से कसे हुए हो सकते हैं। और यहां तक कि जब वह किसी की तारीफ करता है, तो उसके माथे के तनाव में ईर्ष्या के स्वर महसूस किए जा सकते हैं। आपका काम है महज अलग अलग चमकते संकेतों को नहीं, बल्कि इस निरंतर पृष्ठभूमि तनाव को पहचानना सीखना। जरा कल्पना कीजिए कि आप कोई संगीत सुन रहे हैं। मुख्य धुन के अलावा उसमें हमेशा एक पृष्ठभूमि सामंजस्य, हार्मनी होती है जो पूरे माहौल को बनाती है। ठीक इसी तरह आपको चेहरे के इस संपूर्ण मिजाज को पकड़ना सीखना होगा। क्या यह मिजाज ठंडा, तनावपूर्ण, निर्णायक या घमंड भरा है, या यह गर्मजोशी भरा, आरामदायक और खुला है? यह समग्र अनुभूति, इंटीग्रल फीलिंग, अक्सर अलग अलग विवरणों के विश्लेषण से ज्यादा सटीक होती है। यदि आप लगातार
बार बार किसी व्यक्ति के चेहरे पर तिरस्कार, क्रोध और ईर्ष्या के सूक्ष्म भावों का मिश्रण देखते हैं, भले ही वह कितनी भी मीठी बातें क्यों न कर रहा हो, तो अपनी आंखों पर भरोसा रखें। आप उसकी आत्मा का असली चित्र देख रहे हैं। यही वह अंतिम पैटर्न है जो लगभग 100% संभावना के साथ गहरी आत्ममुग्ध विकृति, नार्सिसिस्टिक पैथोलॉजी की ओर इशारा करता है। तो आइए अब इस चर्चा का निष्कर्ष या सार निकालते हैं। हमने गैर मौखिक संचार की जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दुनिया में गहराई से गोता लगाया। हमने यह समझा कि इंसान का चेहरा उसके असली एहसासों का नक्शा होता है और हमने इसके सबसे छिपे हुए संकेतों को पढ़ना सीखा। हमने यह जाना कि कैसे आकर्षण की आड़ में छिपी शिकारी की ठंडी निगाहों को पहचानना है, कैसे मीठी मुस्कान के पीछे छिपी उपहास की कड़वाहट को देखना है और कैसे समर्थन भरे शब्दों के पीछे किसी और की असफलता पर मिली खुशी को भांपना है। सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वह यह कि सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें पैटर्न पर ध्यान देना होगा, यानी उन दोहराए जाने वाले बेमेल या विसंगतियों पर जो इंसान के कहे गए शब्दों और उसके चेहरे के हाव-भाव के बीच होते हैं। और यही वह टर्निंग पॉइंट या अहम मोड़ है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। यह तरीका लोगों को लेबल लगाने या उनका निदान करने के लिए नहीं है, यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह आपके सीमाओं, बाउंड्री, आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। किसी मैनिपुलेटर, हेर फेर करने वाले को शुरुआती दौर में पहचान लेना कोई निराशावादी सोच नहीं है, बल्कि यह आज के आधुनिक संसार में जीवित रहने का एक जरूरी कौशल है। यह क्षमता आपको सचेत चुनाव, जागरूक फैसला करने का मौका देती है कि क्या इस इंसान के साथ संबंध बनाना है, क्या उस पर भरोसा करना है और क्या उसे अपने करीब आने देना है। यह मुश्किल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उपयोगी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और मूल्यवान सीखने को मिला हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले एपिसोड न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिनकी भाव भंगिमाएं, चेहरे के हाव भाव देखकर आपको कभी चिंता महसूस हुई हो? क्या आपने अपने आसपास आज बताए गए संकेतों में से कुछ देखा है? अपने अनुभव और कहानियां कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आइए इस पर मिलकर चर्चा करें।